नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका सजन क्लासेस में। और आज का अपना चैप्टर है पूर्णांक, इंटीजर्स। अब इससे पहले कि हम इंटीजर्स के बारे में बात करें, संख्याओं के बारे में, नंबर्स के बारे में हम पहले से क्या जानते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में एक बार हम रिव्यू लेते हैं। देखो, संख्याओं के अंदर हमने पहले काउंटिंग यानी गणन संख्याओं के बारे में बात की थी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं का उद्भव गणना करने से हुआ था, काउंटिंग करने से हुआ था। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपकी कक्षा में, आपकी क्लास में जो आपके साथी हैं, आपके दोस्त हैं, उनको गिन के दिखाओ। तो आप ऐसे ही करेंगे ना, भी पहला दोस्त, फिर दूसरा दोस्त, फिर तीसरा, चौथा, एंड सो ऑन सो ऑन। तो गणना करने के लिए, काउंट करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता हुई, उसको अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। इसका एक और नाम दिया गया काउंटिंग नंबर्स, है ना। इसका नाम और क्या दिया गया? गणन संख्याएं भी इसका नाम दिया गया। तो कहीं कहीं यहाँ मैं लिख देता हूं, कहीं कहीं इसका नाम काउंटिंग नंबर्स भी दिया जाता है ना। काउंटिंग नंबर्स, गणन संख्याएं काउंट करने में काम आती हैं। किसमें काम आती हैं? काउंट करने में काम आती है। शुरुआत कहां से होती है? काउंटिंग हमेशा एक से ही करोगे, है ना भाई। सामने आपके आम रखे हुए हैं, मैंने कहा बताओ दिन के कितने आम है, तो शुरू कहां से करोगे? 5 से, 7 से? नहीं, शुरू कहां से करोगे? एक से करोगे। सब पहला आम एक, फिर दो, फिर तीन। तो काउंटिंग हमेशा अपन शुरू कहां से करते हैं? 1 से करते हैं। इसीलिए इसका शुरुआत कहां से हुई? 1 2 3 4 5, फिर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। डॉट 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 का मतलब है ये आगे अपने असीमित रूप से, अनंत रूप से बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। तो पहला अपन ने पढ़ा था नेचुरल नंबर के बारे में। तो ये थोड़ा पिछली क्लास में हमने क्या क्या अध्ययन कर रखा है ना। इन जब हम पहुंचेंगे पूर्णांक तक, तब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं उसके बारे में पहले अपन बात कर रहे हैं। फिर होल नंबर्स की बात हुई, पूर्ण संख्याओं की बात हुई। पूर्ण संख्याओं के अंदर नेचुरल नंबर में यानी प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर दिया गया। किसको सम्मिलित किया गया? शून्य को सम्मिलित कर दिया गया। जीरो को अपन ने इंक्लूड कर दिया किसके अंदर? नेचुरल नंबर में। तो क्या नाम पड़ा? होल नंबर्स। क्या नाम पड़ा? होल नंबर्स, है ना। कई बार होता है ना ऐसा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा भी मैंने 150 रुपए तो कमाए और 150 रुपए गंवा दिए, तो भाई कुल मिला के क्या रह गया? तो एक धनात्मक चीज मेरे पास आई थी, 150 रुपये मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने गंवा दिया, वो ऋणात्मक चला गया। तो कुल मिला के मुझे क्या मिला? भी कुछ नहीं। क्या मिला मुझे? भी कुछ नहीं मिला। तो उसको क्या बोला गया? शून्य। क्या बोला गया उससे? शून्य। तो ऐसी स्थितियों को शो करने के लिए जो मैंने आपके सामने ली थी कि भाई जितना धनात्मक है उतना ही क्या होगा? ऋणात्मक। तो कुछ ना पाया ना कुछ खोया। ऐसी चीजों को गणित में बताने के लिए हमें जरूरत पड़ी किसकी? शून्य की जरूरत पड़ी, हमें जीरो की जरूरत पड़ी। तो जीरो को जब इंक्लूड किया गया नेचुरल नंबर में, काउंटिंग नंबर में, तो हमने उसका नाम दिया होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या। तो जीरो से शुरू हुआ, जीरो के बाद फिर से वही चीज है। तो आप देखेंगे नेचुरल नंबर के अंदर बस एक जीरो इंक्लूड हुआ, जीरो को सम्मिलित किया गया, तो क्या मिल गए आपको? पूर्ण संख्याएं मिल गई, होल नंबर्स मिल गए। लेकिन काम यहाँ रुका नहीं कि जैसे अभी आपके सामने मैंने एक चीज ली थी कि भाई अगर लाभ को आप पॉजिटिव 150 मानते हो, जैसे मैंने कहा था 150 का मुझे लाभ हुआ, है ना, 150 का मुझे क्या हुआ? लाभ हुआ। तो लाभ अगर धनात्मक है क्योंकि पैसा जेब में आ रहा है, पैसा जेब में आ रहा है। अगर नुकसान को शो किया जाए और लिखा नहीं जाए, केवल गणित में कहा जाए आपको कि भैया जो नुकसान हुआ 150 का, उसको आप गणितीय रूप में शो करो, मैथमेटिकली शो करो। तो जैसे अपन कोई चीज प्राप्त करने को, पाने को, लाभ पाने को अपन धनात्मक मान सकते हैं तो प्लस साइन से शो कर देते हैं। तो लॉस को क्या करना पड़ेगा कि 150 का नुकसान हो गया, 150 आपके हाथ से चले गए, तो अपन क्या बोलेंगे उसको? नेगेटिव। क्या बोलेंगे उसको अपन? नेगेटिव। तो हुआ ये स्थिति ना तो बता पाया नेचुरल नंबर और ना ही बता पाया कौन? होल नंबर। कौन सी? किसी चीज का ऋणात्मक, किसी का नेगेटिव।
जो चीज है, जैसे मैंने आपको कहा, एक एग्जांपल दूं, शायद आगे भी दे दूंगा, अभी दे देता हूँ फिर से आपको। जैसे मैंने कहा समुद्र तल, आपने देखा होगा ना, कहीं जाते हैं आप तो उसमें आप देखते भी होंगे कि लिखा होता है ये ऊंचाई समुद्र तल से इतनी ऊपर है ना। तो जैसे मान लो आप कहीं पर हैं और वो ऊंचाई समुद्र तल से मान लेते हैं 500 फीट ऊपर है। कितने ऊपर है? 500 फीट ऊपर है। अब यही ऊंचाई समुद्र तल के नीचे, बिलो, है ना, द सी लेवल की बात करूं तो फिर वही 500 फुट ऊपर थी, वही 500 फुट नीचे है तो वही 500, लेकिन जो ऊपर नीचे ना लिखकर गणितीय संकेतों के रूप में शो किया जाए, तो अगर वो सी लेवल के ऊपर है, ज्यादा है, बड़ा है, तो अपन बोल दिया प्लस का 500। और प्लस अपन लिखते नहीं, जानते हैं आप, अगर 500 भी लिखा हुआ है इसका मतलब धनात्मक ही है। तो अगर वो गहराई में चला जाए, जो ऊंचाई में 500 था तो गहराई में फिर 500, गहराई को कैसे शो करोगे? तो माइनस साइन चाहिए हमको, उसका विपरीत है ना वो, ऊंचाई से गहराई विपरीत हो गया, तो प्लस का विपरीत क्या होता है? माइनस होता है। प्लस का अपोजिट क्या होता है? माइनस होता है। तो फिर हमको नेगेटिव चीजों को शो करने की आवश्यकता पड़ी, नेगेटिव चीजों को रिप्रेजेंट करने की भी हमें नेसेसिटी हुई। तो हमने होल नंबर से आगे बढ़कर होल नंबर को भी क्या किया? एक्सटेंड किया। पूर्ण संख्याओं को भी क्या किया अपन ने? विस्तृत रूप लिया। और उसमें कमी किसकी दिख रही थी आपको? कि सर ये जो चीजें थी, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 7, बट नेगेटिव कहाँ है? तो इन्हीं के नेगेटिव। किसके नेगेटिव? नेचुरल नंबर के नेगेटिव की हमें आवश्यकता पड़ी। प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक की हमें आवश्यकता पड़ी। और यहां से जन्म हुआ किसका? पूर्णांक का, जो हमारा चैप्टर की बात अपन करेंगे। हालांकि थोड़े बहुत पूर्णांक अपन ने 6th क्लास में पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी एक बार स्टार्टिंग सेशन ले लिया कि बाई चांस वो ठीक से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो अब हो जाए। तो पूर्णांक की अवस्था क्यों पड़ी? ऋणात्मक, है ना, ऋणात्मक चीजें दिखाने के लिए, नेगेटिव यानी अपोजिट, विपरीत चीजें दिखाने के लिए मुझे पूर्णांकों की आवश्यकता हुई। और आप आराम से समझ सकते हैं कि होल नंबर्स में नेचुरल नंबर के यानी कि अपने प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक को भी समावेश कर दिया गया। देख लो, जीरो से लेकर आगे वाले जो दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है जीरो, जीरो से लेकर आगे वाले सब क्या है? ये अपने पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर से, है ना। जीरो से लेकर आगे तक देखें अपन, यहां से शून्य से आगे देखें तो क्या दिख रहा है आपको? ये आपको होल नंबर्स दिख रहे हैं, पूर्ण संख्या दिख रही हैं। और इसके लेफ्ट में -1 -2 ये सब क्या है? प्राकृत संख्या के नेगेटिव, यानी कि पूर्ण संख्याओं के अंदर ही प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक, अपने होल नंबर्स के अंदर ही आपके नेचुरल नंबर के नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर दिया गया। तो मिल गए अपन को इंटीजर्स। क्या मिल गए अपन को? इंटीजर्स, पूर्णांक मिल गए। क्या इन इंटीजर को अपन नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं? हाँ, इंटीजर्स को अपन नंबर लाइन पे आसानी से दिखा सकते हैं। तो मैंने बताया इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, संख्या रेखा पर पूर्णांक। एक बात का ध्यान रखना भाई, ये आप जानते हैं कि अगर जैसे रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस जो है वो 0 मान लें, तो जो धनात्मक है वो 0 से बड़े होंगे। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो भाई। 0 एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, उसके सापेक्ष ही अपन चलेंगे। अगर कोई चीज पॉजिटिव है, इसका मतलब वो 0 से बड़ी है, तो वो 0 के दाईं ओर होगी। कहाँ होगी? वो 0 के दाईं ओर होगी। और कोई चीज नेगेटिव है तो वो 0 से छोटी है। इसीलिए मैंने जानबूझ के शब्द इस्तेमाल किया 0 के लिए। क्या? रेफरेंस पॉइंट हो गया, है ना, एक निर्देशित बिंदु हो गया, उसके सापेक्ष अपन बात कर रहे हैं। 0 से बड़ा हो गया तो वो 0 के दाईं ओर हो गया। तो धनात्मक जो संख्या है वो संख्या रेखा पर जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ऑफ कोर्स अभी मैं इंटीजर की बात कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? इंटीजर। चैप्टर का नाम क्या है? पूर्णांक। तो अभी मैं पूर्णांकों की बात ही करूंगा मेन। तो अगर मेरे पूर्णांक धनात्मक हैं, इसका मतलब 0 से बड़े हैं तो वो 0 के दाईं ओर रहेंगे, संख्या रेखा पर उसके 0 के दाईं ओर रहेंगे। और नंबर नेगेटिव है तो 0 से छोटे हैं, नंबर नेगेटिव है तो 0 से छोटे हैं। और जो 0 से छोटे हैं वो 0 के बाईं ओर रहेंगे संख्या रेखा पर। कहाँ रहेंगे? वो 0 के बाईं ओर रहेंगे संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा के बारे में एक बात तो पता लग गई, 0 लगभग केंद्र में होगा,
वैसे तो मैं लगभग क्यों बोला, क्योंकि मैं उतनी ही संख्या रेखा बनाता हूँ जो मुझे आवश्यकता होती है। मान लो सारे मेरे नेगेटिव नंबर हैं तो फिर जीरो बीच में क्यों रखूं, बड़ी बना के सारे नेगेटिव नंबर शो कर दूंगा, है ना। तो हमने कहा जीरो लगभग बीच में होगा। उसके दाईं ओर मेरा हाथ दिख रहा होगा आपको, दाईं ओर क्या आ गए अपने धनात्मक पूर्णांक आ गए, और जीरो के बाईं ओर क्या आ गए अपने ऋणात्मक पूर्णांक आ गए। तो संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर इंटीजर को शो करना अपने को आ गया कि भैया जीरो लगभग मध्य में है, उसके दाईं ओर की जो संख्या है वो धनात्मक होंगी, बढ़ती जाएंगी, तो आगे बढ़ते जाएंगे। वन से हुआ टू और आगे बढ़े, टू से हुआ थ्री और आगे बढ़े, क्यों, तीन बड़ा है दो से, सिंपल सी बात है। तीन से चार गए तो दाईं ओर और जाना पड़ा। जितनी संख्या बढ़ेगी आप दाईं और राइट साइड में और आपको बढ़ना पड़ेगा। देखो दो से तीन पे गए, दाईं और बढ़े, क्योंकि तीन दो से बड़ा होता है। तीन से चार गए, दाईं और बढ़े, क्योंकि चार तीन से बड़ा होता है ना। तो इस तरह से अपन राइट साइड में बढ़ते जाएंगे, राइट साइड में बढ़ते जाएंगे तो संख्याएं धनात्मक रूप में बढ़ती जाएंगी। अब लेफ्ट साइड की बात करते हैं। अब अपन लेफ्ट साइड की बात करते हैं। जीरो से एक बात जो यहाँ पे मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान समझना। तो चलो आपके सामने जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब बनाता हूं। अब एक बात नोट करो, मैं कलर चेंज करके दिखाना चाहता हूं। चलो ये कलर ले लेते हैं। जितना दूर जीरो से एक है धनात्मक, कौन सा, धनात्मक, उतना ही दूर बाईं और माइनस एक है। मैंने अपनी बात फिर से बोली, जीरो के सापेक्ष, जीरो के रेफरेंस में प्लस का एक जितना दूर दाईं ओर है उतना ही दूर, उतना ही डिस्टेंस पर माइनस का एक बाईं ओर है। और देखो जीरो से दो जितना दूर दाईं ओर है, आपका जीरो से माइनस दो इतना ही बाईं ओर है। और देखो, देखते ही रहो। चलो अब की बार लाल रंग से ले लेते हैं। जीरो से तीन जितना दूर दाईं ओर है, जीरो से माइनस तीन उतना ही कहाँ है, बाईं ओर है। यानी कि जितना दूर प्लस का वन उतना ही दूर लेफ्ट साइड में माइनस का वन, जितना दूर प्लस का टू राइट साइड में उतना ही दूर माइनस का टू लेफ्ट साइड में, एंड सो ऑन सो ऑन। तो एक बात पता लग गई कि भाई सारे जो धनात्मक नंबर है वो दाईं ओर है, सारे जो ऋणात्मक नंबर है वो बाईं ओर है। और आपको पता लग गया डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब अगर सिर्फ माइनस दो और माइनस वन की बात की जाए, अब थोड़ा ध्यान समझना मेरी बात को। अगर थोड़ी देर के लिए केवल माइनस दो और माइनस वन की बात करूं, आपसे कहूं कौन बड़ा है, आपसे कहूं कौन बड़ा है, तो आप इस संख्या रेखा के आधार पर कैसे बोलोगे। आपको जानकारी वो अलग बात है, आपको पहले से पता है, सिक्स क्लास से पता है, फिफ्थ से पता है, वो अलग बात है। बट मैं चाहता हूं अब आप संख्या रेखा जो नंबर लाइन मैंने बना रखी है उसके आधार पर बताएं। कई चीजें ऐसी हैं जो आपको नंबर लाइन पे बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो अब इस बात को नंबर लाइन पे बताएं कि माइनस दो और माइनस वन में कौन बड़ा है। तो आपको मेरी वो बात ध्यान आनी चाहिए, जितना अपन राइट साइड में जाते हैं, मैंने शुरू से जो बातें बोलता आ रहा हूं इस्तेमाल करूंगा समझाने के लिए, जो चीजें मैंने स्टार्टिंग में बोली उनको मैं इस्तेमाल करूंगा। मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था जितना अपन राइट साइड में जाते हैं बढ़ते जाते हैं, कहा था ना वो कि दो से बड़ा है तीन तो और दाईं ओर गए तीन के लिए, तीन से बड़ा है चार तो चार पे जाने के लिए और दाईं ओर गए। आप जितना नंबर लाइन के दाईं ओर शिफ्ट होते हैं उतना आप बड़े होते जाते हैं नंबरों के अंदर। तो माइनस दो से माइनस एक जब आप गए तो दाईं ओर गए हो, माइनस दो से माइनस एक पे गए, कहां गए, लेफ्ट या राइट। तो लेफ्ट जाना मतलब छोटा होते जाना, लेफ्ट जाने का मतलब बाईं ओर जाने का मतलब छोटा और छोटा और छोटा होते जाना। और दाईं और राइट साइड में आने का मतलब बड़ा बड़ा और बड़ा होते जाना। तो अगर मैं आपके सामने संख्या रेखा के आधार पर आपको समझाना चाहूं तो माइनस दो और माइनस वन, ये बताओ माइनस दो से माइनस वन आने के लिए आप कहाँ गए, दाईं ओर गए। इसका मतलब जो दाईं ओर है वो बड़ा है। हाँ, तो माइनस वन बड़ा किससे है,
-2 से, ठीक है ना। तो -1 जो दाईं ओर है वो बड़ा है, जो बाईं ओर है वो छोटा है। भाई छोटी सी बात देखो ना, जैसे मान लो यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, बताओ दाईं ओर कौन है, राइट साइड में कौन है सर, 4 है। तो भैया 4 बड़ा है, 3 छोटा है। तो वही काम यहाँ करना है। इन चीजों को आप दिमाग में रखना कि नंबर लाइन से पता लग जाता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये हमको पहले पता लग जाता है। चलो, तो संख्या रेखा पर पूर्णांकों को रखना और देखना हमको आ गया। आगे चलते हैं। कई बार छोटे मोटे प्रश्न बन जाते हैं, पहले तो बने ही थे आपके 5th क्लास में, बट अब फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। जानबूझ के मैंने एक नंबर लाइन बनाई है बड़ी सारी, और कुछ नंबर दिए हैं, उनमें से आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। बेटर ये है कि एग्जांपल लेके, एक क्या दो लिए हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर का और डिसेंडिंग ऑर्डर का, तो ना केवल ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बल्कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं कॉन्सेप्ट को, ये भी आपको एग्जांपल देकर समझ में आ जाएगा। चलो, तो एक नंबर लाइन बनाइए। डॉट का मतलब आप जानते ही हो, डॉट का मतलब क्या, इस तरह चल रहा है और चल रहा है। जैसे 8 तक लेके सीधा कहां पहुंच गया मैं, -16, तो डॉट का मतलब बीच में है, बीच में है। ऐसे 16 के, -16 के बाद भी और हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ पर 3 के बाद डायरेक्टली क्या लिख दिया 8, तो डॉट लगा दिया, भी बीच में भी है। ऐसे ही 8 के बाद डॉट मतलब आगे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, है ना। डॉट का मतलब आप जानते ही, कंटिन्यूशन चल रहा है। खैर, तो मैंने दो चीजें आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन की। ये सब चीजें अपन पहले पढ़ चुके हैं ना, ये सब चीजें वो हैं जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, बट मैं चाहता हूँ एक बार मैं कुछ समय अपना निवेश करके, इन्वेस्ट करके आपको दोबारा से इसको रिवाइज करवा दूं। तो भाई मैंने पहले कहा कुछ संख्या दे रखी है, और ये अब मैं खुद करूंगा, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आऊंगा। असेंडिंग ऑर्डर का आरोही क्रम का मतलब पता है क्या होता है, सबसे छोटा सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर कॉमा लगा के उससे बड़ा, फिर कॉमा लगा के उससे ही बड़ा, फिर कॉमा लगा के उससे भी बड़ा, और लास्ट में कौन सा आएगा, सबसे बड़ा। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है सबसे छोटा वाला बाल गोपाल, फिर उससे बड़ा वाला बाल गोपाल, फिर और बड़ा वाला बाल गोपाल, और बड़ा वाला बाल गोपाल, सबसे बड़ा बाल गोपाल। ये होता है अपना असेंडिंग ऑर्डर का मतलब, आरोही क्रम का मतलब। तो आपको मेरे इस डायग्राम से पता लग होगा, सबसे मासूम सबसे छोटा जो संख्या है वो सबसे पहले लिखी जाएगी। देखो जो संख्याएं मैंने दे रखी है, -5, 1, 3, -7, -2, ये बताओ सबसे लेफ्ट में, सबसे बाईं और कौन सी संख्या है। तो देखो मैं बार बार कह रहा हूं, संख्या रेखा से भी इसको ढूंढना और समझना आपको आना चाहिए। कई चीजें ऐसी होंगी जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, संख्या रेखा पे बहुत ही आराम से अपन इन चीजों को समझ सकते हैं और गलती करने से बच सकते हैं। तो अब जो संख्या रेखा ऊपर आपको मैंने दे रखी है, अब ढूंढ के बताओ, -5, 1, 3, -7, -2 में सबसे छोटा कौन सा है। देखो लॉजिकली सोचा जाए तो मैंने कहा था माइनस में जितना अपन जाएंगे लेफ्ट में उतना अपना छोटे होते जाएंगे। तो आपको दिख रहा है कि जो माइनस वाले हैं छोटा उनमें ही होगा। तो बताओ -5, -7, -2 सबसे लेफ्ट में सबसे बाईं और कौन है, -2, तो ये रहा -5, ये रहा। तो -2, -5, -7 तीन ही को देख रहा हूं। अरे मेरे पास 3 ही नेगेटिव भाई, मेरे पास 3 ही ऋणात्मक है, बाकी सब धनात्मक है। धनात्मक तो राइट साइड होंगे जीरो के, तो लेफ्ट साइड में छोटा कौन होगा, भाई ऋणात्मक ही होंगे जो है। तो यहाँ -5 है, -7 है, -2 है, तो मुझे पता लग गया -2 अठे है, -5 बठे है, -7 सबसे बाईं और है, सबसे लेफ्ट है, सबसे छोटा -7 है। तो लो जी, कलर करते हैं अपन चेंज, येलो कर लेते हैं आंसर के लिए। तो सबसे पहले आएगा -7। तत्पश्चात बताओ, अब राइट साइड चलते जाएंगे, -7 के बाद कौन बड़ा है, हल्का बड़ा ना। देखो अब ये हो गया, ये -7 हो गया है। अब उससे जस्ट नेक्स्ट अपने जो नंबर दे रखे हैं, तो -7 के बाद जस्ट नेक्स्ट कौन सा दिख रहा है आपको, -5। कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला -5 दिख रहा है। तो कौन सा आ गया बेटा, -5। -5 के बाद फिर आपको कौन सा दिखा, -5 के बाद दिख रहा है आपको -2, तो आ गया -2। -2 के बाद 1 और 3 में से पहले कौन दिखा आपको, -2 के बाद पहले कौन आया,
लास्ट वाला नहीं, तो जैसे अपन दाएं ओर जा रहे हैं और बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, तो अब -2 के बाद, -2 यहां पहुंच चुके हैं, -2 के बाद जो नंबर हैं 1 है 3 है, पहले कौन आया? -2 के बाद पहले कौन आ गया? 1 आ गया, तो अब आएगा 1, और लास्ट में सबसे बड़ा कौन आया? 3 आया। तो जितना ये है असेंडिंग ऑर्डर का मतलब, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है स्मॉलर टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कंटिन्यूशन के अंदर। तो पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर ये -5 हो गया, फिर आपका -3 नहीं -2 था, फिर आपका दो -2 के बाद 1 हो गया, फिर आपके पास 3 हो गया। इस तरह से ही क्वेश्चन अपना बना। असेंडिंग ऑर्डर को आपने सीख लिया। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है? लेफ्ट से राइट। इसका मतलब क्या है? लेफ्ट टू राइट। अब डिसेंडिंग नाम भी दिखा रहा है, अवरोही उल्टा क्रम। अब की बार मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चलूंगा, अब की बार मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चलूंगा, और याद करने का तरीका भी उल्टा। आरोही में असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट चला था, अब की बार आप राइट टू लेफ्ट चलोगे, अब की बार आप राइट टू लेफ्ट चलोगे। आ जाओ। तो पहले शुरुआत यहां से करेंगे, राइट से। जो नंबर मैंने दे रखे हैं उसमें मोस्ट राइट कौन सा है? -8 तो बहुत लेफ्ट में है, -6 भी लेफ्ट में चल रहा है, -3 भी लेफ्ट में चल रहा है, तो अपना नंबर है 402। 402 के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो सबसे दाईं ओर होगा? 4 यहां पर है, लिखा नहीं, चलो लिख देता हूं। लिखने में क्या जा रहा है अपना? ये लो 4 और फिर डॉट है ना, 4 ले लिया मैंने, ठीक है। तो भैया अब बताओ 402 में सबसे राइट में कौन है? 0 ये रहा, 2 ये रहा, 4, 4 सबसे बड़ा है। अब राइट में हुई गए थे अपन, अब राइट से कहां चलना? लेफ्ट की ओर। बताओ 4 के बाद पहले कौन दिखेगा? जो दे रखे हैं उनमें, जो दे रखे हैं 4 के बाद दिखेगा आपको 2, तो अब आएगा 2। जो दे रखे हैं उसमें 2 के बाद कौन दिखेगा? 2 के बाद दिखा आपको 0, क्या दिखा आपको? 0 दिखा। 4 2 0। जो दे रखे हैं 0 के बाद पहले कौन आया? देखो -8 भी है, -6 भी है, -3 भी है, 0 के बाद पहले कौन आया? लेफ्ट साइड चलते हुए, राइट से लेफ्ट चल रहे हो, राइट से लेफ्ट चल रहे हो, तो 0 के बाद आपको दिखाई देगा -3। क्या दिखाई देगा? -3। फिर -3 के बाद दिखाई देगा आपको -6, और -6 के बाद दिखाई देगा आपको -8। तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर आए हो। सबसे बड़ा इसमें 4 था, सब छोटा इसमें -8 था, तो मैं लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट पे आ गया। या ये कहूं राइट साइड से कंटिन्यूसली धीरे 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 जो नंबर दे रखे थे लेफ्ट तक चलता गया। तो आरोही और अवरोही क्रम में ध्यान रखना, आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले आता है, फिर बढ़ते 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 सबसे बड़े क्यों जाते हैं। अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पहले आएगा, और उससे घटते फिर नेक्स्ट घटते घटते सबसे छोटे की ओर जाते हैं, है ना। ये था अपना असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स। यहाँ तक सारी बातें आपने कर रखी थी, इनफैक्ट ये भी आपका किया हुआ था, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। यहाँ प्रॉपरली यहाँ से मान के चल रहे हैं, एक तरह से पुनः अपना काम शुरू हो गया, है ना। हालांकि ये भी चीज अपनी पड़ी हुई है। नया तो अपना ये था, जब मैं आऊंगा इनकी प्रॉपर्टीज पर, एडिशन सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टीज कराऊंगा इंटीजर्स की, वो आपका 7th क्लास स्टार्ट होगा। लेकिन फिर भी जो चीज अपन कर चुके हैं एक बार और देख लेंगे तो परफेक्शन आ जाएगा। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का योग एवं व्यवकरण, पूर्णांकों का जोड़ और उनका घटाव, या बोलें योग एवं व्यवकरण। अब देखो पहले मैं चलो एडिशन की बात कर लेता हूं। तो एडिशन में जब मैं दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ता हूं, पूर्णांक क्यों? आपने ये देखो पहले ही पढ़ रखा है, 6 क्लास में पढ़ रखा है, ये सब चीजें पहले पढ़ी हुई हैं आपकी। जैसे होल नंबर्स के लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए जो आप काम करते थे ना, वो काम यहाँ पर भी अप्लाई होगा। जब मैं दो होल नंबर्स को जोड़ता था, धनात्मक होते हैं अपने होल नंबर्स तो, है ना। तो जब मैं दो होल नंबर्स को या नेचुरल नंबर जोड़ता था तो मेरे पास पॉजिटिव ही नंबर आते थे। यहां पर भी ये होगा, अगर धनात्मक पूर्णांकों को योग करेंगे
तो धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। 7 कौन है? तो धनात्मक है, प्लस है। 9 भी कौन है? धनात्मक है, प्लस है। तो 7 और 9 दोनों धनात्मक है और उनको मैंने जोड़ा। ये साइन तो क्या बोल रहा है? मैं जोड़ रहा हूँ। ये प्लस साइन क्या बोला? जोड़ रहा हूँ। 7 अपने आप में कौन है? धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। 9 अपने आप में कौन है? धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। इनको मैंने जोड़ा तो जो रिजल्ट आएगा ऑफ कोर्स 7 और 9 16 होंगे। कितना होंगे? 7 और 9 16 होंगे। और 16 भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये बात वो कह रहा है। तो हर बात लिख दी यहाँ पे ताकि कोई आपके डाउट क्लियर ना हो, डाउट अपने नहीं बने, डाउट सारे क्लियर हो जाए। जब दो धनात्मक पूर्णांकों का योग किया जाता है तो धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। 7 धनात्मक पूर्णांक था, 9 धनात्मक पूर्णांक था। रिजल्ट आया, इनका जोड़ने में जो रिजल्ट आया वो भी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को जोड़ता हूं तब रिजल्ट भी क्या आता है? नेगेटिव ही आता है। तो दोनों पॉजिटिव हो तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, जुड़ेंगे अपने पॉजिटिव साइड में। दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव जुड़ेंगे नेगेटिव साइड में, रिजल्ट भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। जैसे मान लो मैं अभी आपको ये कहूं कि 7 गायों में 9 गायें जोड़ दी है ना, एक तबेले मान ले 7 गायें थी और 9 गायें उसमें मैंने और शामिल कर दी, तो कितनी गायें होगी? सर 16 गायें होगी। तो वही बात जोड़ की थी, दोनों सेम चीज थी, तो मैंने यहाँ पे दोनों को धनात्मक रखते हुए जोड़ दिया। अब नेगेटिव की बात करें। मैं आपसे कहूं कि मैंने आपकी जेब में से 6 100 के नोट निकाल लिए, मान लो होंगे, है ना, ऐसा मान लेते हैं, लेट बहुत करते हैं अपन मैथमेटिक्स में, मान लेते हैं ना मैथ्स में, माना। तो मैंने माना आपकी जेब में 100 के नोट की गड्डी भर रखी हुई है और मैंने आपकी जेब में से 6 100 के नोट निकाल लिए। फिर पता नहीं मेरा मन नहीं भरा, मैंने आपकी जेब में से 7 100 के नोट और निकाल लिए। अब आपकी जेब में से पहले ही 6 100 के नोट निकाल चुका था, ऊपर से 7 100 के नोट और निकाल लिए, तो आप खुद कहोगे सर गंभीर रूप से आपने नोट निकाल लिए जेब में से, हमारे भयंकर नोट निकाल लिए। कितने निकाल लिए? आप में से कोई बच्चा गलती नहीं करेगा, तुरंत बोलेंगे सर 13 नोट निकाल लिए। इसका मतलब क्या किया आपने? पता है क्या किया आपने? वो -7 जो फर्स्ट नोट निकाले थे, मान लो 6 नोट निकाले थे, वो -6 एक ऋणात्मक पूर्णांक था। ये सेकंड बार में नोट निकाले 7, वो जो -7 बना वो भी क्या था? नेगेटिव पूर्णांक था। और दोनों निकाले हैं तो आपको के साथ ये तो ज्यादा बड़े निकाल लिए आपने, पहले 6 निकाले फिर 7 निकाले, कुल मिला के 13 निकाल लिए। 13 निकाल लिए, क्या बोला आपने मेरे को? 13 नोट निकाल लिए। निकालने का मतलब वो माइनस समझ सकते हैं। जेब में डालने को अगर अपन धनात्मक समझें तो जेब से पैसा निकालने को क्या बोलेंगे अपन? ऋणात्मक, नेगेटिव बोलेंगे। तो ये नेगेटिव साइड जुड़ गए, रिजल्ट क्या आया? नेगेटिव आया। रिजल्ट क्या आया? नेगेटिव आया। तो ऋणात्मक पूर्णांक को कैसे जोड़ते हो? क्या सोचोगे, क्या दिमाग में रखोगे? ऋणात्मक पूर्णांक के लिए जो रिजल्ट है वो नेगेटिव साइड में ही जुड़ेगा, आंसर नेगेटिव आएगा। -6 और -7 क्या हो गए? माइनस रिजल्ट आएगा और 13 हो जाएंगे, नंबर जुड़ेंगे 6 और 7 13, और दोनों नेगेटिव थे तो रिजल्ट भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। मैं फिर से एक एक करके जो चीज समझाऊंगा हाथों हाथ में रिवाइज करा चलूंगा, और जब तक मैं खत्म करूंगा इन 4 चीजों को, 4 क्यों 3 ही मान लो, दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो, और ये बोलने का तो कोई मतलब नहीं है कि पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो, बस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बोल लेंगे, और 3 बार में अपना ये काम खत्म हो जाएगा। तो बार बार रिवाइज करा दूंगा ताकि हाथों हाथ आपका परफेक्शन हो जाए। तो दोनों धनात्मक हो, धनात्मक साइड में जुड़ेंगे, दोनों ऋणात्मक हो और एडिशन की बात कर रहे हैं तो ऋणात्मक साइड में जुड़ेंगे, आंसर नेगेटिव आएगा, जुड़ेंगे जरूर। तो 6 और 7 हो गए 13 और आंसर क्या है? नेगेटिव। 6 और 7 क्या आ गए? 13 और आंसर क्या है? नेगेटिव। दो पूर्णांक जुड़ रहे हो तो प्लस साइड में जुड़ जाएंगे। प्लस साइड में क्यों? यही प्लस का यही प्लस का है तो आंसर प्लस का आएगा। दोनों चीजें माइनस की हैं तो रिजल्ट माइनस में आएगा और नंबर जुड़ जाएंगे 7 6 13। तीसरा और आखिरी क्या हो सकता है? जब एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो। अब देखो एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो तो याद करने के लिए तो ऐसे समझो, जैसे कोई याद करना चाहे तो याद करने को ऐसे समझो कि भैया हम क्या करते हैं, उन संख्याओं का डिफरेंस निकाल लेते हैं। एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो हम उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब की बार योग नहीं हो पाएगा, अब की बार योग नहीं हो पाएगा, अब की बार क्या निकलेगा? डिफरेंस निकलेगा, अंतर निकलेगा। कोई एक प्लस का है और एक किसका है? माइनस का है।
तो की बार डिफरेंस निकलेगा, अंतर निकलेगा। अब आपके मन में बात आई सर अंतर निकाला ठीक है क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक लाभ एक हानि है। आई बात समझ में? एक लाभ और एक हानि दोनों अपोजिट चीजें हैं, तो दोनों क्या हो गए आपस में, डिफरेंस तो आएगा आएगा। और डिफरेंस आएगा तो सर आपके मन में आया कि सर साइन क्या लगाएं? तो बेटा जो चिन्ह है वो बड़ी जो संख्या है, बड़ी जो पूर्णांक है उसके ऊपर आधारित होगा। तो आपने कहा सर ये बड़ा पूर्णांक क्या है, बिगर इंटीजर क्या है? संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी बड़ी होगी वो बिगर इंटीजर है। फिर सुनना फिर समझना, मैंने ये कहा कि जब एक पूर्णांक धनात्मक है एक पूर्णांक ऋणात्मक है और दोनों को ऐड किया जा रहा है, जैसे अभी एग्जांपल मैंने नीचे लिख रखे हैं वो मैं करूंगा, उससे पहले एक बार उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सीखो। तो एक धनात्मक पूर्णांक है एक ऋणात्मक पूर्णांक है, उनको ऐड किया जा रहा है, तब दोनों के चिन्ह अपोजिट हैं। जैसे पहला वाला किया, दोनों धनात्मक है, दोनों के चिन्ह समान थे, जुड़ गए। दोनों ऋणात्मक हो, दोनों चिन्ह समान है, जुड़ गए। बचता जरूर था नेगेटिव साइड में जुड़े। जैसे आपको कहा जाए 2 फीट नीचे जाओ पानी के, फिर कहा 3 फीट और जाओ, तो कुल मिला कितने चले गए आप? 5 फीट नीचे चले गए। 5 क्यों? 3 और 2 5, और क्या बोल रहा हूँ, नीचे चले गए, यानी कि डाउन, यानी माइनस में गए हो, है ना ऐसे। लेकिन एक प्लस और एक माइनस, जैसे आप कहा जाए आपको कि 2 फुट तो जाओ नीचे, 3 फुट ऊपर आओ, तब तो आप कुल मिला के 1 फुट ऊपर आ गए ना। 2 फुट नीचे गए थे, 3 फुट ऊपर आ गए, तो अब तो कुल मिला के क्या हुआ, 1 फुट ऊपर। ये बातें मैथमेटिक्स कैसे कहेगी? ये बात मैथमेटिक्स कैसे कहेगी? ये बात मैथमेटिक्स बोलती है कि सर जब एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो तो दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकाल लो। जैसे यहां पर एक 7 है और एक 9 है, मुझे पता दिख रहा है, साफ दिख रहा है एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है, साफ दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है मेरे को। तो मैंने क्या किया, 7 और 9 का डिफरेंस कितना है, 2, तो आंसर का जो नंबर है संख्या है वो तो 2 आएगी। अब बात आई किसकी, प्लस और माइनस की, तो उसके लिए मैंने क्या सिखाया, बिगर इंटीजर का साइन आएगा। तो आपके मन में सर ये बिगर इंटीजर कौन सा है, ये बड़ा पूर्णांक कौन सा है? बेटा जब पूर्णांकों के चिन्ह छोड़कर, पूर्णांकों के चिन्ह छोड़कर केवल संख्यात्मक मान देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि बड़ा कौन है। जैसे कि कहीं लिखा हुआ है +7, कहीं लिखा हुआ है -9, ना प्लस देखा ना माइनस देखा, केवल संख्या देखी, संख्यात्मक मान, क्या बोलते हैं इसको, न्यूमेरिकल वैल्यू। देखो लिखा है मैंने, बाय न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान से। 7 और 9 जो संख्यात्मक मान है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू, उसमें बड़ा कौन है सर, 9 बड़ा है। तो बस वही चीज ध्यान रखनी है, 9 क्या होगा, बिगर इंटीजर हो जाएगा। तो जिस इंटीजर का संख्यात्मक मान बड़ा होता है प्लस माइनस छोड़ के, जिस इंटीजर का, जिस पूर्णांक का न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान बड़ा होता है प्लस माइनस छोड़ के, वो बिगर इंटीजर कहलाता है, वो बड़ा पूर्णांक कहलाता है। बड़े पूर्णांक का साइन चलता है कब, जब एक पूर्णांक धनात्मक और एक पूर्णांक ऋणात्मक हो। जब एक इंटीजर पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो तो बिगर इंटीजर का साइन चलेगा। यहां पर 7 और 9 में बड़ा कौन है, 9, तो 9 के साथ साइन कौन है, -8 आया, माइनस, भाई वाह। हाँ तो आप एक और कर लेते हैं ताकि मन में का जो कोई डाउट हो रहा होगा दूर हो जाएगा। फिर देखा एक ऋणात्मक एक धनात्मक, जोड़ रहे हो, भाई जोड़ना सीख रहा हूं अभी तक मैं पूर्णांकों को जोड़ने की बात ही कर रहा हूं, लेकिन जोड़ तो रहा हूं, लेकिन पूर्णांक में तो प्लस भी होता है माइनस भी, दिक्कत कहाँ आ रही है, ये क्यों समझ रहे हैं अपन? होल नंबर्स में, नेचुरल नंबर में दिक्कत नहीं थी, पूर्ण संख्याओं में, प्राकृत संख्या जो आपने चौथी पांचवी क्लास में पढ़ ली थी, वहां दिक्कत क्यों नहीं थी, वहां नेगेटिव होता ही नहीं था। तो जोड़ रहे थे जुड़ेगा ही कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, चिन्ह भी होंगे, इंटीजर है ना, इंटीजर में तो ऋणात्मक नंबर भी होते हैं, इंटीजर में तो क्या है, नेगेटिव नंबर भी होंगे आपके, तो इसलिए हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है। तो 3 कैटेगरी बांटी, हो सकता है दोनों धनात्मक पूर्णांक जुड़ रहे हो सकता है दोनों ऋणात्मक पूर्णांक जुड़ रहे हो, और हो सकता है एक धनात्मक एक ऋणात्मक, इसके अलावा हो नहीं सकता। तो क्यों ना तीनों को ध्यान से दोबारा पढ़ लें। मैं कहता ना हर बार जब भी मैं खत्म करूंगा पुराना रिवाइज करा दूंगा। दोनों धनात्मक है, टेंशन ही नहीं, जैसे पहले होल नंबर जोड़ते थे, नेचुरल नंबर जोड़ते थे, वैसे जोड़ दो, आंसर प्लस में आएगा। तो बोथ आर पॉजिटिव,
और जोड़ रहा हूं, आंसर ही पॉजिटिव। बोथ आर नेगेटिव, जोड़ रहा हूं, जुड़ेंगे ही लेकिन नेगेटिव साइड में। जैसे कहा था मैंने आपके वो नोट वाली बात की थी, 6 नोट निकाले जेब से, 7 और निकाले, तो आपने बोला सर 13 नोट निकाल लिए, तो 13 क्या किया आपने, संख्या का जोड़ा। और मैंने बोला, आपने बोला क्या नोट निकाल रहे हो सर आप, तो निकालना मतलब क्या, नेगेटिव हो गए, है ना। तो वो चीज जो आप समझते हैं नोट के कास्ट में, वो चीज यहाँ पे लग जाती है। चलिए अब तीसरा आखिरी केस, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो ऐसे केस में जुड़ता नहीं क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों अपोजिट है, तो होगा डिफरेंस। तो डिफरेंस निकाल लो, 7 और 9 का डिफरेंस, साइन छोड़ दो, 7 और 9 का डिफरेंस 2 आया, अब लगाओ साइन। तो देखो बड़ा इंटीजर कौन सा था, बिगर इंटीजर क्या होता है, जिसका संख्यात्मक मान बड़ा होता है। 7 और 9 में से संख्यात्मक मान 9 बड़ा है, 9 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो हमारा भी क्या है, माइनस, तो बड़े वाले इंटीजर का साइन कैरी होगा। दूसरा देखो, -7 और 12 को जोड़ रहे हो, -7 ऋणात्मक पूर्णांक, 12 धनात्मक पूर्णांक, जोड़ रहा हूं, एक ऋणात्मक एक धनात्मक का कॉन्सेप्ट काम कर गया। वो कहता है दोनों संख्याओं का अंतर निकालो, 7 और 12 का अंतर 5 होता है। क्या होता है, 7 और 12 का अंतर 5 होता है, हाँ सही तो होता है। अब बात आई साइन की, तो देखो बड़ा इंटीजर कौन सा है, बड़ा इंटीजर का मतलब ये होता है कि इग्नोर द साइन, चिन्हों को छोड़कर संख्यात्मक मान देखो। 7 और 12 में से संख्यात्मक मान कौन सा बड़ा है, 12 है। 7 और 12 में से संख्यात्मक मान किसका बड़ा है सर, 12 का बड़ा है, तो 12 का साइन क्या है, प्लस है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस। तो क्या प्लस लिखते हैं सर, आपने कहा था प्लस लिखते नहीं, नहीं लिखा है तो प्लस मानते हैं, तो बस लिखना मत। हाँ मन में पता लग गया प्लस ही आएगा, मन में पता लग गया प्लस ही आएगा, लेकिन प्लस को लिखते नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था परिपाटी है। अगर किसी नंबर के आगे साइन नहीं है तो धनात्मक मानते हैं, किसी नंबर के आगे साइन नहीं है तो क्या मानते हैं, उसको अपन धनात्मक मानते हैं, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एडिशन हुआ, क्या हुआ, ये एडिशन हुआ। फिर हमने कहा एडिटिव इनवर्स क्या होता है, क्योंकि जो सब्ट्रैक्शन है उसको हम सिखाएंगे एक बार एडिटिव इनवर्स की परिभाषा से। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो ये कहा गया कि कोई भी संख्या, मान लो कोई ए है, ऑफ कोर्स पूर्णांक की बात कर रहे हैं, अब तो पढ़ ही क्या रहे, पूर्णांक पढ़ रहे हैं, तो पूर्णांक की बात ही हो रही है। हालांकि चीज तो खैर सबके लिए काम करती है, चाहे पूर्णांक हो चाहे आपका नेचुरल नंबर हो, कोई भी हो। किसी भी संख्या का एडिटिव इनवर्स, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम, जो संख्या दे रखी है ना उसका ऋणात्मक चिन्ह होता है। मान लो मैंने दे रखा है 2, तो योज्य प्रतिलोम होगा -2। मान लो मैंने संख्या दे रखी है 10, तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -10। मान लो संख्या दे रखी है मैंने 1 लाख, तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -1 लाख। तब आपके दिमाग में खुराफात आई, सर संख्या ही दे रखी हो मैंने -4, हो सकता है ना, सर संख्या ही क्या दे रखी हो -4, कोई बात नहीं बेटा, -4 का दोबारा नेगेटिव करो। तो -4 को जब नेगेटिव किया, -4 का जब आपने नेगेटिव किया तो +4 मिल गया, हाँ। तो योज्य प्रतिलोम केवल चिन्ह का अंतर होता है, योज्य प्रतिलोम में केवल चिन्ह का अंतर होता है। संख्या 4 तो योज्य प्रतिलोम -4, संख्या -10 तो योज्य प्रतिलोम +10, संख्या माइनस की 1000 तो योज्य प्रतिलोम प्लस का 1000, संख्या प्लस की 1278 तो योज्य प्रतिलोम माइनस का 1278, एंड सो ऑन सो ऑन। तो इसको जनरलाइज करें, अगर संख्या ए है, छोटा ए होता है ना अपना, संख्या ए है तो योज्य प्रतिलोम माइनस है, और अगर संख्या ही माइनस ए है, संख्या ही माइनस ए है तो योज्य प्रतिलोम ए हो गया। तो चिन्ह परिवर्तन करके योज्य प्रतिलोम ले आते हैं। क्यों लाते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है योज्य प्रतिलोम का, देखो नाम है एडिटिव इनवर्स। किसी संख्या में, मान लो संख्या है ए, में क्या जोड़ें कि वो खत्म होकर 0 बन जाए, ये होता है योज्य प्रतिलोम भाई साहब, ये परिभाषा है योज्य प्रतिलोम की। किसी संख्या के जोड़ने में ऐसा क्या प्रतिलोम ढूंढूं संख्या ही खत्म हो जाए, संख्या ही खत्म हो जाए, बोलो ये चीज थी इसकी जो अपन ने पढ़ रखी इस क्लास में। बट ये पढ़ा था अपन ने होल नंबर्स के लिए और नेचुरल नंबर के लिए, बट यहाँ पे कोई बात नहीं, अपन ने सेम चीज दोबारा परिभाषित कर दी, किसके लिए, आपके 7th क्लास के लिए, कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है, जो भी संख्या दे रखी उसका चिन्ह उल्टा कर दो, नाम ही क्या प्रतिलोम, नाम ही क्या प्रतिलोम। और क्यों, किसी संख्या में उसका चिन्ह उल्टा करने के जोड़ने पर 0 मिल जाता है। कोई भी संख्या लो, कोई संख्या लो जो आपकी, जैसे आपने कहा सर 1000, ले लो बेटा, 1000 के अंदर इस संख्या का नेगेटिव जोड़ दो, -1000, सर 0 आ गया।
ये परिभाषा थी योज्य प्रतिलोम की, कि जोड़ने में किसी संख्या से ऐसा क्या जोड़े कि शून्य मिल जाए, उसका प्रतिलोम जोड़ दो, उसका नेगेटिव साइन जोड़ दो, उसका चिन्ह परिवर्तन कर जोड़ दो। मान लो मैंने कहा -50 है, इस संख्या में क्या जोड़ोगे आप कि जीरो आ जाए, बताओ। -50 में क्या जोड़ोगे कि जीरो आ जाए, सब +50 जोड़ दो, जीरो आ जाएगा। तो बस वही बात अपन ने सीखी, और क्यों ना इस चीज को अपन 2-3 एग्जाम्पल लेके और बात कर लें। अगर कोई क्वेश्चन कहता है कि 10 कोई इंटीजर है और निकालो उसका 80 इनवर्स, लो बेटा -10, सिर्फ साइन चेंज कर दो। कोई कहता है -8 कोई इंटीजर है, पूर्णांक है, और निकालो उसका योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स, +8 कर दो। कोई संख्या है 122, निकालना है इसका योज्य प्रतिलोम, -122 कर दो। कोई संख्या है माइनस की 768, ना आपको निकालना है इसका योज्य प्रतिलोम, प्लस का 768 कर दो। अभी क्यों पढ़ाया एडिटिव इनवर्स, क्यों पढ़ाया? क्योंकि बेटा अभी मैं पढ़ाने वाला हूं आपको क्या, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को डिफाइन योज्य प्रतिलोम के एडिशन से किया गया है। आओ पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, अगर आपके मैं समझाना चाहूं सब्ट्रैक्शन को, तो सब्ट्रैक्शन में क्या क्या कहा था? सब्ट्रैक्शन में कुछ भी नहीं है, किसी नंबर, जैसे मैं आपको बता देता हूँ ना, बेटर रहेगा, बता ही लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे मैं, कोई कहता है a माइनस बी, तो आपके पास संख्या है, उनका सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो वो कहता है a के अंदर जोड़ दो माइनस का b। एक ही बात होगी ना, कि संख्या कौन है b, जिसको घटाना है उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ दिया मैंने। तो किसी संख्या जैसे a माइनस बी है, अब उसको योग में शो कर दिया इन लोगों ने। इन्होंने क्या किया, इस सब्ट्रैक्शन को एडिशन में लिया है। बस आपको पता भी है प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, जानते भी हो, है ना? जानते हो ना ये बात, कि प्लस साइन को गुणा करूं प्लस से तो क्या आता है, प्लस ही आता है। माइनस साइन को गुणा करूं माइनस से तो प्लस आता है। माइनस को प्लस से गुणा करूं और प्लस को माइनस से गुणा करूं तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये प्लस इंटू माइनस क्या, माइनस ही होंगी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, है ना? कोई दिक्कत की बात ही नहीं। तो हुआ ये कि सब्ट्रैक्शन को इसमें शो कर दिया गया योज्य प्रतिलोम में, माइनस कहाँ लगाया गया, जो बाद वाली संख्या जिसको घटा रहे हैं, यहाँ घटा किसको रहे हैं, ए तो कौन है, जिसमें से घटा रहे हैं। ए तो क्या है कि अपन किस में से घटा रहे हैं, और बी क्या है, किसको घटा रहे हैं। जिसको घटा रहे हैं उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ दो संख्या में, जिसको घटा रहे हैं उसका योज्य प्रतिलोम। हम घटा रहे हैं बी को, हम घटा रहे हैं बी को, तो बी का योज्य प्रतिलोम बी का एडिटिव इनवर्स ए में जोड़ दो, तो बात सब्ट्रैक्शन की होती है। इसीलिए पढ़ाया था आपको मैंने ये क्या, एडिटिव इनवर्स। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। शुरुआत की कुछ प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल दिखेंगी, देखी हुई जानी पहचानी हुई। ये आपने होल नंबर्स के लिए और नेचुरल नंबर्स के लिए भी थोड़ा कुछ चीज देखी थी। एक प्रॉपर्टी होती है क्लोजर। पहले इसको बहुत ही आसान भाषा में समझो। क्लोजर का मतलब क्या है, संवृत। क्लोज मतलब मैं बाहर नहीं जा रहा। जैसे मैंने कहा ये सर्किल है, आप यहाँ रहो, यहाँ रहो, यहाँ रहो, यहाँ रहो, यहाँ रहो, बस इसके अंदर ही अंदर घूमते रहो, इसके अंदर में घूमते रहो। क्या कहेंगे, आप इस सर्किल में क्लोज्ड हो, आप इस व्रत में क्या हो, क्लोज हो गए, है ना? अब काफी कुछ अगर आपने इसको समझ लिया कि मैंने कहा आपको मैं पूरे इसमें बांध दूं, और कोई यहाँ अंदर कहीं भी घूम ले बाहर नहीं जाएगा, अंदर कहीं भी घूम लो लेकिन बाहर नहीं जा सकते, तो आप क्या हो गए, क्लोज्ड हो गए, आप संव्रत हो गए, आप इस व्रत के अंदर बंद हो गए। तो वही चीज कहाँ चली, एडिशन के चली। अब अगर पुरानी क्लास से आपको मैं इसमें लिंक करता चलूं, तो 6th में आपने पढ़ा था कि जो अपने होल नंबर्स होते हैं, है ना, आप कोई भी दो होल नंबर को जोड़ोगे तो जो नया रिजल्ट आने वाला है वो भी होल नंबर ही होगा, होगा नहीं होगा? जब आपने 1 में जोड़ा 2 तो क्या आया 3, सर 3 भी होल नंबर है। सेम काम इंटीजर के लिए भी होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई जो मैंने कहा कि आप बाहर नहीं जा पा रहे हो? 6 क्लास की बात करें, आपके पास कोई होल नंबर है 1, पूर्ण संख्या 1 है, और एक दूसरी पूर्ण संख्या है 2,
मैंने कहा जोड़ो, दोनों जोड़ो, 1 और 2 कितने आए? 3। क्या 3 होल नंबर नहीं है? हाँ, तो 1 भी होल नंबर था, 2 भी होल नंबर था, इन दोनों होल नंबर्स का जोड़, इनका योग जो 3 आया वो भी होल नंबर था। तो मैं कहाँ घूम रहा हूँ? अंदर अंदर घूम रहा हूँ, मैं होल नंबर के अंदर ही अंदर घूम रहा हूँ, मैं होल नंबर से बाहर नहीं जा पा रहा। तो जब आप होल नंबर से बाहर नहीं जा पा रहे, मतलब आप क्लोज हो गए। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोज्ड। क्या बोलते हैं इसको अपन? संवृत। तो नाम आया पहली प्रॉपर्टी क्लोजर अंडर एडिशन, मतलब योग के अंतर्गत संवृत। इसका मतलब ये हुआ, मैं कोई भी दो इंटीजर को जोड़ूं तो उनको जोड़ने के बाद परिणाम भी इंटीजर होगा। मतलब मैं इंटीजर से बाहर नहीं जा पा रहा हूं, बंध गया मैं इंटीजर में, पूर्णांकों के अंदर मैं बंध के रह गया। आपने एक पूर्णांक लिया, आपने एक और पूर्णांक लिया, आपने दोनों पूर्णांकों को जोड़ा तो रिजल्ट भी क्या आया? पूर्णांक ही आया। रिजल्ट भी क्या है? परिणाम भी क्या है? पूर्णांक क्या है? मतलब मैं पूर्णांकों के अंदर ही अंदर 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 घूम रहा हूं, चाहे कितना जोड़ लूं। कितना ही बड़े पूर्णांक को जोड़ लो तो भी पूर्णांक आएगा, कितना ही छोटे पूर्णांक को जोड़ लो पूर्णांक क्या आएगा, चाहे दोनों धनात्मक पूर्णांक को जोड़ लो तो भी अपना पूर्णांक आएगा, चाहे दोनों ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ लो तो भी पूर्णांक आएगा, चाहे एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ लो तो भी पूर्णांक ही आएगा। मतलब अपन बाहर नहीं जा पा रहे, अपन बंद हो गए कहाँ? पूर्णांक के अंदर। दैट्स द नेम कम क्लोजर। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? क्लोजर। तो क्लोजर अंडर एडिशन का मतलब क्या है? फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज एन इंटीजर। कोई भी दो पूर्णांक है ए और बे, अगर उनको जोड़ोगे ए प्लस बे निकालोगे तो वो भी पूर्णांक होगा। चाहो तो देख लो, -3 एक ऋणात्मक पूर्णांक था, मैं जोड़ा 3। जब एक ऋणात्मक और एक धनात्मक जोड़ते हैं तो क्या सिखाया था? इनका अंतर निकालो, 10 और 7, 10 और 3 का अंतर 7 आया। बड़ा वाले का चिन्ह डाल दो, बड़े वाला कौन है अपना? माइनस का 10 है तो लगा दिए यहाँ माइनस, खत्म हो गया। दूसरे को देखें, यहाँ माइनस का 35 है, यहाँ माइनस का 10 है। हमने क्या सीखा था? अगर दोनों ऋणात्मक हैं, अगर दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं तो भैया नेगेटिव साइड में जुड़ेंगे। 35 और 10 45 हो गए और दोनों नेगेटिव थे तो नेगेटिव साइड में जुड़े। एक धनात्मक एक ऋणात्मक अंतर निकाल लो, 19 और 25 का अंतर सर 6 आया। 19 और 25 का अंतर कितना आया सर? 6 आया। अब देखो बड़ा पूर्णांक कौन सा है, वो वाला चिन्ह डाल दो। 19 और 25 में संख्यात्मक रूप से 19 और 25 में न्यूमेरिकली बड़ा कौन है? 25 है। 19 और 25 में न्यूमेरिकली बड़ा कौन है? 25 है। तो 25 का जो भी साइन है वो कैरी करेगा। 25 का साइन कौन है? माइनस का है, तो आंसर कितना आएगा? -6। तो आपने कैसे भी पूर्णांकों को जोड़ा, चाहे वो धनात्मक थे चाहे ऋणात्मक थे, चाहे एक धनात्मक एक ऋणात्मक कैसा भी था, रिजल्ट हमेशा एक पूर्णांक आ रहा है। तो आपने कैसे भी इंटीजर्स को जोड़ा, रिजल्ट इज ऑलवेज बी एन इंटीजर। जो परिणाम है वो सदैव एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हमने कहा कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज क्लोजर। इसीलिए हमने कहा कि पूर्णांकों का जो योग है वो समृद्ध होता है। कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, रिजल्ट हमेशा पूर्णांक आएगा। राइट, चलो अगला गुण लेते हैं। अगला गुण कहता है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। देखो भी, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, रिजल्ट सब्ट्रैक्शन भी क्या है? क्लोजर है। सब्ट्रैक्शन भी क्या है? क्लोजर है। क्लोजर का मतलब इतना सही ध्यान रखना, क्लोजर का मतलब इतना ही है कि जिस तरह के आप संख्या ले रहे हो उनका जोड़ और उनका व्यवकरण भी क्या है? उस प्रकार की संख्या आ रही है, उसी प्रकृति की संख्या आ रही है। आप दो पूर्णांक लो, उनको कैसे भी जोड़ लो, पूर्णांक ही आएगा, बाहर नहीं जा पाओगे। आप दो पूर्णांक लो, उनको कैसे भी घटा लो, रिजल्ट क्या आएगा? पूर्णांक क्या आएगा, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। तो सब्ट्रैक्शन भी पूर्णांक, सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है? क्लोजर होता है, समृद्ध होता है। तो व्यवकरण के अंतर्गत भी हम समृद्ध होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी इंटीजर्स हो तो ए माइनस बी भी इंटीजर होगा। अगर ए तथा ब पूर्णांक हैं तो ए माइनस ब भी एक पूर्णांक होगा। रिजल्ट के तौर पर मैंने 7 में 7 घटाया, अरे 7 में 7 गए, क्या बचा? 0। और 0 पूर्णांक संख्या होती है। 0 क्या है? पूर्णांक में आता नहीं आता?
सर आता है, आपने नंबर बना के दिखाया था, आपने नंबर लाइन बना के दिखाया था, हमारे पूर्णांक में 0 आ रहा था, 6 में से 13 गए, माइनस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो 6 में से 13, तो अंतर कितना है 6 और 13 का, 7 है, बड़ा कौन सा है, माइनस का है, तो -7 आ गया। -7 और -9 दोनों माइनस में है, 9 और 7 16, और साइन तो माइनस का ही है, कितना है -16। तो चाहे 0 आया, चाहे -7 आया, चाहे 16 आया, माइनस का रिजल्ट हमेशा पूर्णांक ही आया। तो मैं इन दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ बोलना चाहूं तो क्या बोलूंगा, पूर्णांकों को चाहे जोड़ो, कोई पूर्णांक एनी, चाहे पूर्णांकों को घटाओ, जो परिणाम है वो सदैव एक पूर्णांक आता है, सदैव एक इंटीजर आता है। इसका मतलब चाहे हम जोड़ लें चाहे हम घटा लें पूर्णांकों को, रिजल्ट इज ऑलवेज एन इंटीजर, हेंस दे फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। योग और व्यवकलन दोनों क्या है, समवर्त हैं, क्लोज्ड है। इसके बाद की प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय गुणधर्म। देखो हिंदी का जो नाम है अपना बता रहा है क्रम विनिमय, मतलब क्रम ऑर्डर एक्सचेंज कर रहे हो, क्रम विनिमय। और हम बात अभी कर रहे हैं वही एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की, है ना, बात तो भी वही कर रहे हैं अपन, एडिशन सब्ट्रैक्शन की, बाहर जगह से अपन अभी, जैसे मैं आपको हल्का सा हिंट दे दूं, इस चैप्टर में हम बेसिकली इंटीजर्स पर चारों ऑपरेशन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम बेसिकली पूर्णांकों पर जो चार अपने ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों ऑपरेशन पढ़ेंगे अपन। अभी अपन एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे वो देख लिया, अब उससे गुणधर्म चल रहे हैं। गुणधर्म में अपन ने देख लिया क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिशन भी फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन भी फॉलो करता है। अब आया दूसरी प्रॉपर्टी क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब देखो, विनिमय मतलब अगर अपन हिंदी के वर्ड देखें, विनिमय मतलब एक्सचेंज, क्रम मतलब ऑर्डर, क्रम, है ना। जैसे मैं कहूँ ये पहली पोजीशन श्याम की है, दूसरी किसकी है, मोहन की है, या उल्टा कर दूं पहली पोजीशन मोहन की है, दूसरी श्याम की है, तो क्रम क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए, उनके क्रम, उनके ऑर्डर क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। तो वही अपना कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कोई भी दो इंटीजर हो ए और बी, चाहे मैं ए में बी को जोड़ूं, चाहे मैं बी में ए को जोड़ूं, चाहे मैं ए में बी को जोड़ूं, चाहे मैं बी में ए को जोड़ूं, रिजल्ट मेरा सेम ही आता है, रिजल्ट मेरा सेम ही आता है। तो उसने कहा कि कोई दो पूर्णांक ए और बी के लिए हम कह सकते हैं कि पहले ए लिखकर बाद में बी जोड़ूं या पहले बी लिखकर बाद में ए जोड़ूं, वो रिजल्ट मेरा सेम आता है। तो जब क्रम चेंज करने पर भी रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, जो लाइन मैंने बोली इसको हल्के में मत लेना, ध्यान से समझना, आगे तक ये प्रॉपर्टी कई जगह आएगी। तो क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर बदल देने पर भी संक्रिया के रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता हो, ऑर्डर चेंज करने पर भी, क्रम के एक्सचेंज करने पर भी, मेरे जो ऑपरेशन लगाया है, यहाँ तो खैर एडिशन की बात कर रहा हूँ फिलहाल अभी, तो ये लिखा भी मैंने यहाँ पे क्या है, प्लस लिखा है, क्या लिखा है, प्लस लिखा है। तो संक्रिया के रिजल्ट पर, संक्रिया के परिणाम पर, ऑपरेशन के रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, रिजल्ट वही रहता हो जो पहले वाले क्रम पे था, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई वो ऑपरेशन क्या है, कम्यूटेटिव है। अभी मेरा ऑपरेशन, अभी मेरी संक्रिया एडिशन की है, और एडिशन में वास्तव में चाहे ए में बी जोड़ो या बी में ए जोड़ो, रिजल्ट आपका सेम आता है। इस गुणधर्म को बोलते हैं क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव, क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय। तो एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव को फॉलो करता है, योग जो है वो क्रम विनिमय गुण को पालना करता है। तो फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी वी कैन से, किन्हीं दो पूर्णांकों ए तथा बी के लिए हम कह सकते हैं कि ए में बी जोड़ूं या बी में जोड़ूं तो सेम आता है, इजगल टू मतलब बराबर, चाहे ए में जोड़ूं बी चाहे बी में जोड़ूं ए, बराबर आता है, बराबर आता है। तो मतलब ऑर्डर चेंज करने पर ही परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो जब ऑर्डर चेंज करने पर, क्रम चेंज करने पर परिणाम प्रभाव नहीं पड़ता, उसका मतलब क्रम विनिमय है। सो एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, अतः पूर्णांकों के लिए योग क्रम विनिमय। लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं है भाई साहब, दो में से देखो, दो में तीन जोड़ूं या तीन में दो जोड़ूं, क्या रिजल्ट सेम नहीं आएगा, आपको से क्यों नहीं आएगा। लेकिन दो में से तीन घटाऊं और तीन में दो घटाऊं, रिजल्ट सेम नहीं आएगा। दो में से तीन गया तो आंसर आया आपका कितना, -1,
3 में से 2 गया तो आपका आंसर क्या है हमेशा, तो ये प्रॉब्लम आएगी सब्ट्रैक्शन में। इसीलिए हमने कहा सब्ट्रैक्शन जो है, व्यवकलन जो है वो क्रम विनिमय नहीं होता। नाउ एज यूजुअल जो मेरा पैटर्न है, अब हम रिवाइज करते हैं। जो एडिशन की अपन ने बात की, सब्ट्रैक्शन की अपन ने जो अभी तक बात की, उसमें खास तौर पे अपन ने 2 गुणधर्म पढ़े। एक क्लोज, क्लोज की बात करें तो एडिशन भी क्या है, क्लोज है इंटीजर के लिए। सब्ट्रैक्शन भी क्या है, क्लोज है इंटरवल अपने इंटीजर्स के लिए, मतलब संवृत है। योग भी और व्यवकलन दोनों ही क्या है, संवृत हैं। किसके लिए, पूर्णांकों के लिए। संवृत का मतलब दो पूर्णांकों को जोड़ोगे तो रिजल्ट पूर्णांक ही आएगा, दो पूर्णांकों को घटाओगे तो रिजल्ट आपका परिणाम जो है पूर्णांक क्या आएगा। इसलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन संवृत है। क्रम विनिमय का मतलब यह है कि ऑर्डर चेंज करने पर क्या रिजल्ट पे फर्क पड़ रहा है क्या, तो आपने ऐड करके देखो दो संख्याओं को, चाहे 2+3 करो चाहे 3+2 करो, ऑर्डर चेंज हुआ नहीं हुआ, हुआ। पहले ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, अब ये फर्स्ट हो गया 3 और सेकंड कौन हो गया 2, ऑर्डर चेंज हो गया, क्रम विनिमय हो गए, ऑर्डर एक्सचेंज हो गया, लेकिन रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो हमने कहा एडिशन इज कम्यूटेटिव, योग जो है पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय है। लेकिन लेकिन जैसे अपन सब्ट्रैक्शन पे गए, जैसे अपन घटाव पे गए, देखो मामला खराब हो गया। 2 में से 3 घटाओगे रिजल्ट आएगा माइनस का 1, और 3 में से 2 घटाया रिजल्ट आया 1। क्या दोनों बराबर है, अजी नहीं सर बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब क्रम विनिमय को फॉलो नहीं कर रहे, बराबर नहीं है इसका मतलब क्रम विनिमय फॉलो नहीं हो रहा। तो लिख दिया है मैंने, सब्ट्रैक्शन क्रम विनिमय नहीं है, एडिशन तो है, एडिशन कम्यूटेटिव है लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो हमने लिखा सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। क्यों, कारण क्यों, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो हमने कहा पूर्णांकों के लिए व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है, पूर्णांकों के लिए व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है, चूंकि a माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं है। हालांकि क्रम विनिमय तो ये सब्ट्रैक्शन अपने पूर्ण संख्याओं के लिए भी नहीं है। जैसे मैं कहूं 2 और 3 जोड़ते हैं, सॉरी 2 में से 3, जैसे मैंने कहा 3 में से 2 घटाया तो आपका 1 आया, वो तो अपना पूर्ण संख्या है। लेकिन 2 में से 3 घटाया तो माइनस 1 आया। पूर्ण संख्या माइनस 1 तो होता ही नहीं है, पूर्ण संख्या माइनस 1 होता ही नहीं है, तो वहां पे भी नहीं होता था, यहाँ पर भी नहीं हुआ। सब्ट्रैक्शन ना तो कम्यूटेटिव होता है अपने होल नंबर्स वगैरह के लिए, ना इसके लिए होता है। क्या फिलहाल तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, पूर्णांक, फिलहाल तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, इंटीजर। तो एडिशन कम्यूटेटिव है लेकिन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो कई बार क्या होता है, प्रॉपर्टी आप रटते हो, रटा मतलब प्रॉपर्टी समझ लो। मैंने तीसरी प्रॉपर्टी की बात की, एक बार तीनों को रिवाइज करा देता हूं। पहली क्या थी, समृत। समृत मतलब जिस दायरे में हम डील कर रहे हैं, जिस दायरे के अंदर हम हैं, ऑपरेशन लगा देने के बाद भी हम उस दायरे के अंदर ही हैं, मतलब बंद हो गए, हम बंद हो गए। पूर्णांक के लिए ऐड किया, पूर्णांक ही आया, एडिशन क्लोजर है। पूर्णांक के लिए सब्ट्रैक्ट किया, पूर्णांक ही आया, सब्ट्रैक्शन भी क्लोजर है। दूसरी प्रॉपर्टी क्रम विनिमय के, ऑर्डर चेंज किया, क्या रिजल्ट पे फर्क पड़ा, एडिशन में नहीं पड़ेगा, एडिशन में नहीं पड़ेगा लेकिन सब्ट्रैक्शन में फर्क पड़ जाएगा। तो एडिशन कम्यूटेटिव है लेकिन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के अंदर हम ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे, हम सॉल्व करने की प्रायोरिटी चेंज कर रहे हैं, हल करने की प्राथमिकता हम चेंज करते हैं। आपने कहा सर ये क्या होती है, देखो डायग्राम में देखो, आप जानते हैं बॉड मास का मतलब में जो बी है वो होता है ब्रैकेट, बोलते हैं ना बॉड मास, बचपन से पढ़ा है आपने बॉड मास, है ना। बी होता है ब्रैकेट एंड कोष्टक, पहले हम कोष्टक सॉल्व करते हैं। अगर कोष्टक आ गया तो प्रायोरिटी उसको मिलती है सॉल्व करने की, होती नहीं होती, होती नहीं होती। कोष्टक का मतलब क्या है कि जो कोष्टक के अंदर है पहले सॉल्व तो करोगे। तो साचारता गुण बेसिकली सॉल्व करने की प्रायोरिटी चेंज करता है, ऑर्डर चेंज नहीं करता। आप देखोगे, आप मैं ऑर्डर चेंज नहीं करूंगा, और साचारता के लिए क्योंकि ब्रैकेट लगाऊंगा मुझे अपने 3 चीज लेनी पड़ती हैं। तो मैंने कहा फॉर एनी इंटीजर्स ए बी एंड सी वी कैन से, किन्हीं पूर्णांकों ए बी सी के लिए हम कह सकते हैं। अब देखो ध्यान समझना, मैंने ऑर्डर चेंज नहीं किया है, ए बे से, ए बे से, ऑर्डर चेंज नहीं किया है, क्योंकि ऑर्डर चेंज करता तो फिर
एसोसिएटिवनेस नहीं है। ऑर्डर चेंज किया, क्रम चेंज किया, फिर तो वो क्या है, कम्यूटेटिविटी। फिर तो क्या है वो, अगर ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया तो वो कम्यूटेटिव गुणधर्म आ गया, वो क्रम विनिमय गुणधर्म आ गया भाई साहब। फिर वो तो यहाँ पर ऑर्डर चेंज नहीं किया गया, एबेस है एबेस है, बट आपने देखा ब्रैकेट चेंज किए गए। एक बार ब्रैकेट बी प्लस सी पर है, एक बार ब्रैकेट ए प्लस बी पे है, और ब्रैकेट का मतलब है पहले सॉल्व इसको करोगे। तो क्या कहा था मैंने, हल करने की प्राथमिकता चेक करते हैं। क्या कहा था मैंने, सॉल्व करने की जो प्रायोरिटी है, हल करने की जो प्राथमिकता है, हम उसको चेक करते हैं किसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। साचर्यता या साचर्य ही बोलते हैं, है ना, कई लोग साचर्य भी बोलते हैं। तो साचर्यता है, साचर्य गुणधर्म की बात कर लें तो किन्हीं पूर्णांकों ए ब स के लिए हम कह सकते हैं ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। तो मैंने ऑर्डर चेंज नहीं किया, देखो ए बी सी जिस क्रम में लिखे हुए थे, जिस क्रम में ए ब स बाईं ओर थे उसी क्रम में ए ब स दाईं ओर है, बट ब्रैकेट चेंज हो गया। ब्रैकेट के चेंज होते ही बॉडमास के रूल से पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब बाईं ओर लेफ्ट साइड में पहले सॉल्व होंगे बी प्लस सी, और दाईं और राइट साइड में पहले सॉल्व होंगे ए प्लस बी, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें सी जुड़ेगा। तो यहाँ सॉल्व करने की प्राथमिकता, हल करने की प्राथमिकता चेंज करके देखते हैं कि फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ेगा तो भैया फिर तो कोई मतलब वो गुण सेटिस्फाई हो रहा है, फिर तो साचर्य है। अगर लेफ्ट साइड राइट से बराबर आ गई तो एसोसिएटिवनेस है, साचर्यता है, और नहीं आई तो एसोसिएटिवनेस नहीं है। बट एडिशन में फायदा होता है, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। देख लो आप, जैसे मैंने 8 3 7 8 3 7, एक बार ब्रैकेट कहाँ लगाया है 3 7 पे, एक बार ब्रैकेट कहाँ लगाया है 8 3 पे। पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट तो 8 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 और 7 10। यहाँ पर पहले सॉल्व ब्रैकेट होगा 8 और 3 11 प्लस का 7, 8 10 18, अरे वाह 11 7 18, यानी कि एडिशन तो फॉलो करता है, यानी कि एडिशन तो फॉलो करता है किसको, साचर्य गुणधर्म को। तो इंटीजर्स के लिए, पूर्णांक के लिए एडिशन क्या है, साचर्य गुण का पालना करता है। पूर्णांकों के लिए जो एडिशन अपना ऑपरेशन है, जो योग अपना संक्रिया है, वो क्या है, साचर्य गुण का पालन करती है, साचर्य गुण का फॉलो करती है। ठीक है, लेकिन अब आप खुद समझ जाओ कि माइनस के लिए मैं ये लगा नहीं सकता, क्यों, माइनस में क्या होता है, मान लो सपोज आपने कहा ए माइनस ब माइनस से, जैसे ही मैंने ब्रैकेट लगाया तो साइन चेंज हो जाएगा, समझ गए मेरी बात, जैसे ही मैंने ब्रैकेट लगाया साइन चेंज हो जाएगा। इसीलिए इसीलिए साचर्यता गुण की बात अपन सब्ट्रैक्शन के नहीं करते, जैसे ही ब्रैकेट लगाएगा तुरंत साइन चेंज हो जाएगा, हुआ नहीं हुआ यहाँ पे, था तो ये मामला, लेकिन जैसे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा बाहर माइनस से साइन चेंज हो गया, तो मामला तो ये रहा नहीं मेरा वो। इसीलिए हम बात ही नहीं करते इसकी सब्ट्रैक्शन के अंदर साचर्यता की, है भी नहीं, और हम बात भी नहीं करते। हम बात केवल कहाँ करते हैं, प्लस में, क्योंकि लगाओ प्लस में ब्रैकेट कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन माइनस में ब्रैकेट लगाती मामला खराब हो गया, साइन चेंज हो गया, माइनस रहा ही नहीं, है ना, माइनस रहा नहीं ना। जैसे ही मैंने ब्रैकेट लगाया, समझ गए मेरी बात, जैसे ही ब्रैकेट लगाया तुरंत बाहर माइनस था, साइन चेंज हो जाएगा, अब वो माइनस रहा ही नहीं मेरे यहाँ पे, मुझे तो माइनस की बात करनी थी। इसीलिए हम कहते हैं कि साचर्यता गुण के लिए, एसोसिएटिवनेस प्रॉपर्टी के लिए मैं बात नहीं करता सब्ट्रैक्शन की, एडिशन के लिए बात करेंगे, योग के लिए बात करेंगे, है ना। चौथी चीज बात आई एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स नहीं है, एडिटिव इनवर्स तो मैं बात कर चुका हूं। एडिटिव इनवर्स क्या था, कोई भी संख्या उसका अपोजिट साइन। एक बार दोबारा बात करूं, एडिटिव इनवर्स क्या था, जैसे मान लो मैंने कहा संख्या 5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम क्या होगा साहब, वो -5 हो जाएगा। कोई संख्या है -10 तो उसका एडिटिव इनवर्स, उसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम अलग बात थी, ये है योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी देखो, इसको बहुत साधारण शब्दावली में सिखाऊं, आपको जो आइडेंटिटी कार्ड मिलता है उसमें आपका ही चेहरा लगा होता है ना, आपकी फोटो होती है, इससे आराम से याद हो जाएगा आपको।
तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि मैं किसी संख्या में क्या ऐड करूं दोबारा वही संख्या मिले। आप चौंक गए, सर ये क्या? दोबारा सुनो। किसी संख्या में क्या ऐड करूं कि दोबारा से वही संख्या मिले। आपके आइडेंटिटी कार्ड में आपका ही चेहरा होता है। आइडेंटिटी मतलब सेम वही। तो किसी संख्या में क्या ऐड करूं मुझे दोबारा से वही संख्या मिल जाए। किसी नंबर में क्या ऐड करूं कि संख्या में कोई परिवर्तन ही नहीं आए, मुझे पुनः वही संख्या मिल जाए। तो आपने सर ऐसा कैसे? अरे मैंने कहा बेटा ऐसा कैसे नहीं, मैं पूर्णांकों की बात कर रहा हूं। जीरो कैसे भूल गए? मैं पूर्णांकों की बात कर रहा हूं, इंटीजर की बात कर रहा हूं। अपना जीरो बैठा है ना? हाँ। सात में क्या ऐड करूं सात ही आए। हजार में क्या ऐड करूं हजार ही आए। माइनस के 500 में क्या ऐड करूं माइनस का 500 ही आए। ये कहना चाह रहा है ये एडिटिव आइडेंटिटी द्वारा। ये कहना चाह रहा है ये योज्य तत्समक के द्वारा। किसी संख्या में क्या ऐड, ऐड ही क्यों? अरे बेटा नाम क्या है? एडिटिव। नाम क्या है? योज्य। तो योग की बात ही करेंगे, सब्ट्रैक्शन की बात नहीं करूंगा, योज्य की बात ही करूंगा। तो किसी नंबर में क्या ऐड किया जाए कि फिर से वही नंबर आ जाए। तो हमने देखा यार किसी नंबर में अगर शून्य जोड़ दूं वही नंबर आ जाता है। किसी नंबर में शून्य जोड़ दूं वही नंबर आ जाता है। तो हर नंबर के लिए, कौन सा पूर्णांक की बात कर रहा हूं, हर पूर्णांक के लिए जीरो। हर पूर्णांक के लिए एवरी, हर पूर्णांक के लिए जो जीरो है ना, वो जीरो कौन है? एडिटिव आइडेंटिटी है। हर इंटीजर के लिए जीरो कौन है? एडिटिव आइडेंटिटी है। तो हमने कहा व्हेन वी ऐड जीरो टू एनी इंटीजर, भाई वाह मजा आ गया पढ़ के। एनी इंटीजर सोचना नहीं है, कोई सा इंटीजर हो सबके लिए जीरो ही है एडिटिव आइडेंटिटी। तो व्हेन वी ऐड जीरो टू एनी इंटीजर वी गेट द सेम इंटीजर। सो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। सो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। इसको अपन मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? फॉर एनी इंटीजर ए, फॉर एनी इंटीजर ए वी कैन से दैट ए प्लस जीरो करें या जीरो प्लस ए करें, रिजल्ट तो ए ही आना है। किसी संख्या ए में शून्य जोड़ दूं तो रिजल्ट तो मेरा ए ही आएगा। इसीलिए हर पूर्णांक का, हर इंटीजर का जो योज्य तत्समक है, जो एडिटिव अपनी आइडेंटिटी है, वो जीरो है, वो शून्य है। राइट? हिंदी में क्या बोलेंगे? जब हम किसी पूर्णांक में शून्य को जोड़ते हैं, जब हम किसी पूर्णांक में शून्य को जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। तो हमको वही पूर्णांक फिर से प्राप्त हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं? किन्हीं पूर्णांकों के लिए, कोई सा पूर्णांक हो, किन्हीं पूर्णांकों के लिए शून्य योज्य तत्समक होता है। तो किसी पूर्णांक ए के लिए चाहे ए में जीरो जोड़ो चाहे जीरो में ए जोड़ो, रिजल्ट तो आपका ए ही आएगा ना। हाँ सर कैसे भी कर लो, रिजल्ट तो मेरा ए ही आएगा। सो फॉर एनी इंटीजर, किसी भी पूर्णांक के लिए शून्य कहलाता है योज्य तत्समक। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पूर्णांकों के गुणा के लिए। अब बात करते हैं पूर्णांकों के गुणा के लिए। अब देखो गुणा के लिए भी तीन सिचुएशन आ सकती है। गुणा के लिए भी तीन सिचुएशन हो सकती हैं। हो सकता है दोनों ही क्या हो, धनात्मक पूर्णांक गुणा हो रहे हो सकता है दोनों ही क्या हो, ऋणात्मक पूर्णांक गुणा हो रहे हो, और हो सकता है एक धनात्मक एक ऋणात्मक। चार बोलने की जरूरत नहीं है कि पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक या पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, ये कहने की जरूरत नहीं है, तीन बहुत है। दोनों पूर्णांक प्लस के, दोनों पूर्णांक माइनस के, एक पूर्णांक प्लस का एक पूर्णांक माइनस का, तीन संभावना हो सकती है। अपन तीनों को एक एक करके बात करते हैं। मेरे ख्याल से पहली बात करने की तो आवश्यकता नहीं, फिर भी लिख दिया है मैंने। अगर दोनों धनात्मक पूर्णांक का गुणा कर रहे हो तो फिर रिजल्ट इंटू या रिजल्ट करोगे धनात्मक ही आएगा, और गुणा कर दो नंबर का। तो मल्टीप्लीकेशन, ये बाद में बात करूंगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा। तो ए इंटू बी करोगे चाहे बी इंटू ए करो, रिजल्ट क्या आएगा अपना? ए इंटू बी। ए का गुणा बी से करूं या बी का गुणा ए से करूं, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझे देख के पता लग गया कि गुणा भी क्या होता है,
कम्यूटेटिव होता है। गुणा भी क्या होगा, क्रम विनिमय होगा। देखो बात की नहीं है लेकिन दिखा दिया आपको कि चाहे ए को बी से गुणा करो चाहे बी को ए से गुणा करो, रिजल्ट क्या है, सिंपली ए इंटू बी। रिजल्ट क्या है, सिंपली ए इंटू बी। तो 2 को 3 से गुणा करूं, 3 को 2 से गुणा करूं, रिजल्ट तो मेरा 6 आएगा ही ना। तो जब दो धनात्मक पूर्णांक को गुणा करता हूं तो रिजल्ट भी, परिणाम भी धनात्मक पूर्णांक आता है। इस छोटी सी बात को देख के मन में एक बात तो आ गई कि सर गुणा भी क्या होगा, क्लोज होगा। हाँ बेटा, गुणा भी क्लोज होगा। मतलब जब मैं दो पूर्णांकों का गुणा करता हूं तो रिजल्ट भी मेरा पूर्णांक आएगा। मैं बाहर नहीं जाऊंगा उस पूर्णांक के दायरे से, उस इंटीजर के दायरे से बाहर नहीं जा पाऊंगा। इसका मतलब ये निश्चित तौर पे बात है। आगे जाके जब बात करेंगे प्रॉपर, ये तो बात कर रहे हैं गुणा कैसे करते हैं, फिर बात करेंगे प्रॉपर्टी से गुणा की। उसमें मैं निश्चित तौर पे, आपने सही समझा कि जब मैं एक को किसी एक पूर्णांक को दूसरे से गुणा करूंगा तो रिजल्ट भी, परिणाम भी पूर्णांक ही आएगा। मैं पूर्णांकों के दायरे से बाहर नहीं जा पाऊंगा, पूर्णांकों के अंदर ही घूमता रहूंगा, तो वो समृद्ध हो जाएगा, वो क्लोजर हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टी दिख गई, दो प्रॉपर्टी दिख गई इसमें। एक क्या, ए को बी से गुणा करूं या बी को ए से गुणा करूं तो ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट मेरा सेम आ रहा है। इसका मतलब वो क्या होगी, कम्यूटेटिव भी होगी। इसका मतलब क्या होगा, वो क्रम विनिमय भी होगा। चलो आगे बात करते हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांक गुणा करते हो, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अतः दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन एक धनात्मक पूर्णांक ही होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लिखना चाहें तो मैं कह सकता हूं, जैसे आपने कहा साहब 7 या 3 गुणा 7 कर रहे हो तो प्लस का 21 आएगा। प्लस 3 प्लस का था, 7 प्लस का था, गुणा किया, रिजल्ट प्लस का 21 आया। आपने कहा सर मैं तो 9 इंटू 12 कर रहा हूँ। बेटा कर लो, बस पढ़ा आना चाहिए, 12 नाम 108 है ना पढ़ा आना चाहिए ना 108। तो 9 धनात्मक था, पॉजिटिव था, 12 भी धनात्मक था, पॉजिटिव था, गुणा किया 108, किसका आया, पॉजिटिव ही आया। किसका आया, पॉजिटिव आया। तो ये प्रॉपर्टी बोलना चाह रही थी। अगर एक धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो बचपन की बात ताजा हुई कि जब प्लस को मैं माइनस से गुणा करूं या माइनस को प्लस से गुणा करूं तो रिजल्ट क्या आता है मेरा, माइनस का आता है। रिजल्ट क्या आता है मेरा, माइनस का आता है। तो ये वाला जो केस है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर, वो आपको उसी बात की याद दिलाएगा कि जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को गुणा करते हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव इंटीजर आएगा। गुणा तो कर दोगे ना संख्याओं को, संख्याओं गुणा कर दो, जो संख्या है ना गुणा कर दो, चिन्ह लगा दो माइनस का। कब, संख्याओं को तो सिंपल गुणा कर दो और चिन्ह साइन लगा दो माइनस का। कब, जब एक इंटीजर पॉजिटिव हो एक इंटीजर नेगेटिव हो, एक पूर्णांक अपना धनात्मक हो एक पूर्णांक अपना ऋणात्मक हो, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। क्यों, ये अपन बचपन से जानते हैं। तो बात लिख दी है मैंने। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा कैसे करोगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव मतलब एक नेगेटिव इंटीजर रिजल्ट्स इन अ नेगेटिव इंटीजर। अतः एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन एक ऋणात्मक पूर्णांक का परिणाम देता है। ए को इंटू करो माइनस बी से या माइनस ए को इंटू करो बी से, मतलब पहला वाला प्लस हो सेकंड नेगेटिव हो या फर्स्ट नेगेटिव हो सेकंड पॉजिटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो रिजल्ट तो ऋणात्मक आएगा। रिजल्ट तो ऋणात्मक आएगा, बस संख्या गुणा कर दो। जैसे आप देखना चाहें, जैसे आप देखना चाहें, जैसे मैंने कहा 7 को गुणा किया -3 से, पहले कर दो 21, 7 को 3 से किया, संख्या संख्या कर दो, ये दिखाई क्या क्या बता रहा है ये, इस संख्या गुणा कर दो साइन लगा दो माइनस का। कब, संख्या तो गुणा कर दो और साइन लगा दो माइनस का। कब, जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव। तो मैंने कहा 7 धनात्मक था -3 ऋणात्मक था, तो पहले तो मैंने 7 इंटू 3 21, फिर देखा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, साइन तो इतना 21 आएगा। मान लो आपको कहा गया कि माइनस का 12 और इंटू कर दो 5, तो पहले तो आप 12 को 5 से गुणा कर दो, 12 5 60, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, साइन हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है। और तीसरा गुणा का जो अपना लास्ट प्रोसेस होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर। तो वही बात बचपन की बात, एक माइनस को गुणा करोगे माइनस साइन से तो साइन क्या आता है, प्लस का हो जाता है।
नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन प्लस हो जाता है। तो दो ऋणात्मक पूर्णांकों गुणा करते हैं तो संख्या गुणा कर दो, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। संख्या गुणा कर दो, रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। तो हमने कहा दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन, तो क्या कहा? माइनस ए इंटू माइनस बी। दोनों नेगेटिव हैं, संख्या गुणा कर दो ए इंटू बी और साइन आ गया प्लस का। दो नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाता है। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा एक धनात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है? दो ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा एक धनात्मक पूर्णांक होता है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, संख्या गुणा कर दो, 3 चौके 12, और एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, रिजल्ट नेगेटिव आएगा। एक धनात्मक एक ऋणात्मक, संख्या गुणा कर दो, 7 5 जा 35, 7 5 35, संख्या गुणा कर दी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, साइन आएगा नेगेटिव। 7 इंटू 3, दोनों पॉजिटिव है, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, 7 3 21, 7 3 21। दोनों नेगेटिव है, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, साइन मत लिखो। दोनों नेगेटिव है, रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, साइन मत लिखो। नंबर गुणा कर दो, 5 3 15, रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। 5 3 15 और दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। यहां पर भी ऐसे हुआ, 13 दूनी 26 तो कर ही दो, 13 दूनी 26 तो कर दो, और दोनों साइन माइनस के, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। प्लस का है, लिखते नहीं, आगे साइन लिखा हुआ नहीं इसका मतलब प्लस का है, आगे साइन लगा हुआ नहीं इसका मतलब क्या है? धनात्मक है। 7 लिखने का मतलब ही क्या है मेरा? धनात्मक है। माइनस 7 लिखा तो क्या है? वो नेगेटिव है, तो माइनस साइन दिखाना पड़ता है, प्लस साइन को शो नहीं करना पड़ता अगर आपका रिजल्ट धनात्मक है। रिजल्ट परिणाम बात कर रहा हूँ, परिणाम 21 आया मुझे पता है प्लस का है, परिणाम 15 आया मुझे पता है प्लस का है, परिणाम 26 आया पता है प्लस का है, लेकिन अगर माइनस आ रहा है तो माइनस शो करना पड़ता है। तो ये आपके गुणन की प्रक्रिया थी। अब मैंने कहा था कि दो प्रॉपर्टी आपकी बिल्कुल वही मिलेंगी जो आप जानते हैं। उससे पहले अगर क्वेश्चन बड़ा हो गया तो बात छोटी सी है, फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स, 3 या अधिक, अभी तो मैंने क्या सिखाया? 2 नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हो, 3 नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो 4 नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो जैसे यहाँ दिखा रहा है, मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, करूंगा आपके सामने, घबराने की बात नहीं, एक छोटी सी बात है। मैंने कहा जैसे माइनस को मैंने माइनस से गुना किया तो आपका तो प्लस हो जाता है, ठीक है। आप जानते हो कि माइनस को अगर मैं प्लस से गुणा करूं रिजल्ट माइनस आएगा, जानते हो ना ये बात? तो हाँ सर जानते हैं। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनना मेरी बात। मान लो 3 माइनस गुणा हो रहे हैं, मान लो 3 माइनस गुणा हो रहे हैं, तो आपने कहा सर 3 तो नहीं 2 आते हैं, बेटा 2 को लगाओ। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब गुणा हुए तो क्या बन गए? प्लस के। अभी किससे गुणा हो रहा है? माइनस से। अरे सर आगे हमको तो प्लस इंटू माइनस से क्या होता है? माइनस। तो वही तो मैंने कहा, अगर विषम माइनस है, 1 2 3, 3 मतलब विषम, 1 2 3, 3 मतलब विषम, विषम मतलब ऑड। अगर नेगेटिव जो है वो ऑड है तो साइन नेगेटिव ही आएगा। 3 बार था ना, 3 बार था ना, अल्टीमेटली पूरा करने के बाद क्या है? माइनस ही आया। अगर ये 4 बार होते तो करें अपन, चलो करते। अगर मान लो ऐसा होता, देखना एक बात को, माइनस 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 माइनस, आपने कहा सर हमको 2 का आता है, हमने तो बचपन से 2 2 का पढ़ा है, बेटा 2 का कर लो। ये माइनस जब इस माइनस से गुणा हुआ क्या आएगा? प्लस का। हाँ, ये वाला माइनस जब माइनस से गुणा हुआ क्या आएगा? प्लस का। हाँ, अब इसका रिजल्ट प्लस, इसका रिजल्ट प्लस, प्लस को प्लस से किया सर प्लस आ जाएगा। हाँ, तो माइनस साइन इवन बार हुआ, इवन का मतलब सम, माइनस साइन इवन बार हुआ, इवन का मतलब सम, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो जब ज्यादा संख्याएं हो ऋणात्मक की, घबराना मत। 2 तक का तो पकड़ लिया ना सर, 2 तक का तो पकड़ लिया कि 2 ऋणात्मक पूर्णांक गुणा हो रहे हैं, 2 ऋणात्मक पूर्णांक गुणा हो रहे हो तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो पकड़ लिया। अब 3 4 5 6 सबका पकड़ लो। अगर ऋणात्मक जो पूर्णांक हैं वो विषम बार हैं, अगर नेगेटिव जो अपने इंटीजर हैं वो ऑड टाइम्स हैं, ऑड मतलब 3 बार हो, 5 बार हो, 7 बार हो, 9 बार हो, 11 बार हो, वगैरह वगैरह, विषम बार ऋणात्मक संख्याएं गुणा हो रही हो तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। और सम बार इवन टाइम्स
नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहे हो, इवन टाइम का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हो, 4 बार मल्टीप्लाई हो रहे हो, 6 बार मल्टीप्लाई हो रहे हो, 8 बार मल्टीप्लाई हो रहे हो, 10 बार मल्टीप्लाई हो रहे हो, वगैरह वगैरह, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इस बात को मैंने यहाँ लिख भी दिया है। इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इन अ प्रोडक्ट इज इवन, then the product is a positive integer, and if the number of negative integer in a product is odd, then the product is a negative integer. यदि गुणन के अंदर, यदि गुणन प्रक्रिया में, यदि मल्टीप्लाई के अपने प्रोसेस में ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम हो, इवन नंबर 2, 4, 6, 8, तो उसका गुणा भी क्या आएगा? धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। और अगर गुणन की प्रक्रिया में ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम बार हो, तो उसका गुणा एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। क्यों ना एग्जांपल ले लें, है ना? क्यों ना एग्जांपल ले लें, मजा आएगा करने में। तो देखो माइनस काउंट कितनी बार है? एक बार, दो बार, तीन बार माइनस साइन है, तीन क्या होता है? विषम। विषम मतलब रिजल्ट नेगेटिव आएगा। पूरा नहीं किया करूंगा अभी आपके सामने। पहले क्या देखा? प्लस माइनस। एक बार माइनस, दो बार माइनस, तीन बार माइनस, तीन का मतलब विषम, तीन का मतलब ऑड। ऑड केस के अंदर रिजल्ट नेगेटिव आएगा। अब यहां काउंट करो, एक बार माइनस गुणा, एक और बार माइनस गुणा, एक और बार माइनस गुणा, एक और बार, अरे सर 4 बार हो गया माइनस साइन। 4 तो क्या होता है? सम। 4 तो क्या होता है? सम, यानी इवन। रिजल्ट आएगा प्लस का। प्लस लिखते नहीं, संख्या गुणा कर दो। 4 तिये 12, 12 दूनी 24, आंसर आया -24। 9 पंजे 45, भाई वाह। 9 पंजे 45, 45 इंटू 3, ये हो गए आपके 120 और कितने? 15, 135। 135 दूनी 270, 270 कितना हो गया? 270। ऐसे भी कर सकते थे, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 इंटू 9, 270। और 4 बार माइनस है, आंसर आएगा प्लस का। 4 बार माइनस है, आंसर आएगा प्लस का। ये आपके पास 3 या ज्यादा हो नेगेटिव नंबर, तो घबराने की बात नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। चलो, अब जो दो प्रॉपर्टी मैंने पहले दिखा दी थी, उसको एक बार आपके लिए मैं पढ़ देता हूं। मैंने कहा था ना, जब मल्टीप्लाई में करवा रहा था, तो मैंने कहा था a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, रिजल्ट सेम आता है। तो जब क्रम बदलने पर भी परिणाम वही रहे गुणा का, इसका मतलब गुणा क्या है? क्रम विनिमय है। और एक बात मैंने क्या कहा था कि दो पूर्णांकों का गुणा करोगे तो रिजल्ट भी पूर्णांक ही आएगा, दो इंटीजर को गुणा करोगे तो रिजल्ट भी इंटीजर आएगा, इसका मतलब क्लोजर भी है। तो उन दोनों बातों को मैंने लिख दिया है प्रॉपर्टी के रूप में, पढ़ देता हूं आपके लिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर, पूर्णांकों के गुणन के गुणधर्म। पहली प्रॉपर्टी कौन सी? वही वाली, क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन, गुणन के अंतर्गत समृद्ध। वही वाली बात है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर, सो द इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। दो पूर्णांकों का गुणनफल, दो कोई भी पूर्णांक लोगे, उनका गुणा करोगे तो गुणनफल भी पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पूर्णांक जो हैं वो गुणन के अंतर्गत समृद्ध हैं। समृद्ध का मतलब क्या है? हम अंदर ही अंदर घूम रहे हैं, पूर्णांकों से बाहर नहीं जा पा रहे। आपने जो संख्याएं ली वही पूर्णांक, उन संख्याओं पे कोई संक्रिया लगाई, ऑपरेशन लगाया है, वही पूर्णांक, उसका मतलब वो ऑपरेशन क्लोज्ड है। यहाँ ऑपरेशन कौन सा था? मल्टीप्लाई। यहाँ कौन सी संक्रिया ली अपन ने? मल्टीप्लाई। तो दो आपने पूर्णांक लिए, उन पूर्णांकों पे आपने लगाया मल्टीप्लाई, रिजल्ट भी क्या आया? परिणाम भी पूर्णांक आया। इसका मतलब वो क्या है? वो आपका क्लोज्ड है, क्लोजर है, वो आपका समृद्ध है। तो फॉर एनी इंटीजर ए एंड बी, ए क्रॉस बी यानी मल्टीप्लाई इज ऑल्सो इंटीजर। इन्हीं पूर्णांक ए एंड बी के लिए ए क्रॉस बी भी क्या है? पूर्णांक है। और दूसरी प्रॉपर्टी इसके लिए मैंने बात की, कम्यूटेटिविटी, की गुणन की क्रम विनिमयता, वो अपन बात कर ही चुके थे। मैं 2 को 3 से गुणा करूं या 3 को 2 से गुणा करूं, रिजल्ट मेरा क्या आएगा? 6 ही आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो अगर मैं दो पूर्णांकों का गुणा करता हूं क्रम बदल के, तो भी मेरा परिणाम वही रहता है। और जब क्रम बदलने पर भी परिणाम वही रहे, जब ऑर्डर चेंज करने पर भी रिजल्ट वही रहे, इसका मतलब वो ऑपरेशन क्या है? कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय है। तो हमने कहा फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, कोई भी दो पूर्णांक हो ए और बी, उनके लिए ए इंटू बी करूं या बी इंटू ए करूं, दोनों बराबर, इक्वल टू मतलब बराबर आते हैं, और बराबर आते हैं, सो वी कैन से मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। हम कह सकते हैं पूर्णांकों के लिए गुणन क्रम विनिमय है। तो ये अपने
शुरू हुई किसी प्रॉपर्टियां, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी प्रारंभ हो गई इसकी, जहां अपन ने एक तो कर ली किसकी, क्लोजर की, और एक कर ली अपन ने क्रम विनिमय की।